तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं टीकेआर के बारे में। जो टीकेआर है इसका फुल फॉर्म होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट और ये आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, काफ़ी नॉर्मल हो गया है क्योंकि हर दूसरे आदमी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रखा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रखा है या फिर कोई और डिजेनरेटिव डिजीज हो रखा है जिसकी वजह से उसके घुटने खराब हो जाते हैं, उसके वेट बियरिंग जॉइंट्स खराब हो जाते हैं और फिर उसके बाद एंड में कोई भी चारा ना बचने के बाद उसे टोटल नी रिप्लेसमेंट या फिर टोटल हिप रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो लोग जो टीकेआर होता है उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं और ये तब किया जाता है जब किसी भी डीजनरेटिव डिजीज या फिर डीजनरेटिव प्रोग्रेसिव डिजीज में जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इनमें कोई भी और चारा नहीं बचता है इसके अलावा, और इसमें हम पूरे के पूरे जॉइंट को रिप्लेस कर देते हैं आर्टिफिशियल इम्प्लांट से। और इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है तो मैं बता देता हूँ कि इसे नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में गठिया कहते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप जाकर के ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर जो वीडियो है मेरी वो भी जाकर के देख सकते हैं। तो टीकेआर के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि नी की बेसिक एनाटॉमी क्या होती है, उसमें क्या क्या जॉइंट सर्फेसेस होते हैं। तो जो हमारा नी जॉइंट होता है उसमें 3 आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं। सबसे पहला टिबिया का, दूसरा फीमर का और तीसरा होता है हमारा पैटेलर आर्टिकुलर सर्फेस। तो अब हम टीकेआर में क्या करते हैं, हम इन्हीं आर्टिकुलर सर्फेसेस को इम्प्लांट से रिप्लेस करते हैं जिससे कि जो हमारी पुरानी डीजनरेटिव बोन है वो हट जाए और उसकी जगह पे हम इम्प्लांट्स लगा सकें। जो हमारा टीकेआर है वो 3 टाइप का होता है, यूनिकम्पार्टमेंटल, बाई कंपार्टमेंटल और ट्राई कंपार्टमेंटल। तो जो यूनिकम्पार्टमेंटल होता है उसमें हम फीमर और टिबिया का सिर्फ एक पार्ट यानी कि सिर्फ एक कॉन्डाइल में इम्प्लांट्स लगाते हैं और ये तब किया जाता है जब कोई भी सिर्फ एक कॉन्डाइल में डिफेक्ट होता है, जैसे कि कोई वेरस या फिर वेल्गस डिफॉर्मिटी है तो उसमें वेट बेयरिंग और डीजनरेटिव चेंजेस सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कॉन्डाइल में ही आ रहे होते हैं, या तो मीडियल या फिर लेटरल। तो हम इन केसेस में सिर्फ एक कॉन्डाइल में इम्प्लांट्स लगाते हैं और उन्हें चेंज करते हैं। और फिर उसके बाद होता है हमारा बाई कंपार्टमेंटल। तो बाई कंपार्टमेंटल में हम क्या करते हैं कि हम दोनों कॉन्डाइल्स को पूरी तरीके से इम्प्लांट से चेंज कर देते हैं। ये डीजनरेटिव प्रोग्रेसिव डिजीज में हो सकता है जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो किसी भी रीजन से हो सकता है, लाइक प्राइमरी रीजंस एज वाइज या फिर सेकेंडरी रीजन जिसमें कि हमारे ट्रॉमा और बाकी सारे रीजंस आते हैं। और फिर उसके बाद होता है हमारा ट्राई कंपार्टमेंटल। जो ट्राई कंपार्टमेंटल टीकेआर होता है इसमें हम फीमर, टिबिया और पैटेला तीनों के जो सर्फेसेस हैं उन सभी को चेंज करते हैं इम्प्लांट्स के साथ, और इस सर्जरी के 4 से 5 दिन बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। और पेशेंट की जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो जितनी जल्द से जल्दी हो सके हमें वो रिज्यूम करानी होती हैं, इसीलिए हम पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 से ही उसके लिए एक्सरसाइजेस प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं और एक्सरसाइजेस करवाने लगते हैं। भले हम फिर उसमें आइसोमेट्रिक्स ही क्यों ना करवाएं नहीं की, पर एक्सरसाइजेस करवाते हैं। और पेशेंट को हम 2nd या 3rd डे में एम्बुलेट कर देते हैं क्योंकि जितना जल्दी से जल्दी जो पेशेंट है वो खड़ा होकर के चलने लगेगा उतनी ही जल्दी वो अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को वापस से रिज्यूम कर पाएगा। तो अब जब आपको टीकेआर के बारे में बेसिक्स पता ही है तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो कि है पीटी मैनेजमेंट ऑफ टीकेआर। तो जो हमारा फिजियोथेरेपिक मैनेजमेंट होता है टीकेआर का, उसके जो गोल्स होते हैं मेन वो होते हैं पेशेंट को वापस से उसकी जो पुरानी स्टेबिलिटी थी वो प्रोवाइड करना, पुरानी रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करना और उसकी जो स्ट्रेंथ है मसल्स की वापस से वो रीगेन कराना, और जितना ही जल्दी से जल्दी हो सके तो वापस से अपनी डे टू डे लाइफ में वापस भेजना। तो हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहला होता है वो होता है हमारा प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट। तो सबसे पहले प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, उसमें असेसमेंट करते हैं और प्री ऑपरेटिव ट्रेनिंग देते हैं पेशेंट को। तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में हम पेशेंट का पेन पता करते हैं कि जो उसको पेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या क्या एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, क्या रिलीविंग फैक्टर्स हैं, किस टाइप का पेन है, शूटिंग है, डेरेकिंग है, ऑनसेट क्या है, ये सारी चीज़ें जो कि हम एक नॉर्मल असेसमेंट में पता करते हैं। इसके अलावा
दूसरी चीज़ हम पता करते हैं कि डिफॉर्मिटी कितनी है पेशेंट को। अगर नी में किसी तरीके की डिफॉर्मिटी है जैसे कि वेल्गस, वेरस, तो हम उसको पता करते हैं और कितनी है। और जिस भी पाँव में डिफॉर्मिटी है उस पर फुल वेट बेयरिंग स्टेटस पे, यानी कि अगर हम पूरा वेट सिर्फ उस सिंगल लेग पे डाल दें तो तब वो डिफॉर्मिटी कितनी होगी वो पता करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट का प्री ऑपरेटिव ROM पता करते हैं और हम पेशेंट का प्री ऑपरेटिव स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस टेस्ट करते हैं, और जिससे कि हमें पता हो कि पोस्ट ऑपरेटिवली हमें क्या ROM और स्ट्रेंथ उसको रीगेन करवानी है। और इसके अलावा हम पेशेंट की नी में डिफ्यूजन और मसल एट्रोफी ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। मसल एट्रोफी में स्पेशली हम क्वाड्रिसेप्स, हैम्स और ग्लूट्स की जो एट्रोफी है वो चेक करते हैं। और इसके अलावा हम पेशेंट का गेट एनालिसिस करते हैं प्री ऑपरेटिवली, और इसके बाद हम प्री ऑपरेटिव ट्रेनिंग करते हैं पेशेंट की, जिसमें हम क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसे हम पोस्ट ऑपरेटिवली जो एक्सरसाइज कराएंगे, आइसोमेट्रिक्स कराएंगे और जो स्ट्रेचिंग्स कराएंगे, ये सारी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं। और इसके अलावा ये समझाते हैं और इसके अलावा ये बताते हैं कि ऑपरेशन कैसे होगा और ऑपरेशन के कितने दिन बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, किस तरीके से उसे सारी चीज़ें करनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम उसे बताते हैं। इसके अलावा हम फैमिली को एजुकेट करते हैं कि जो पेशेंट है उसका जो होम प्लान है वो कैसे असिस्ट करना है, और फिर उसके बाद हम पेशेंट कंसल्ट कर देते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, जो कि उसकी टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करेगा। और एक सिंगल नी की सर्जरी यूजुअली 6 से 7 घंटे की होती है, और इसके बाद फिर जब पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट हमारे पास आता है तो डे 1 से ही हम उसकी सारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो जो डे 1 में एक्सरसाइज करानी है हमको, तो पेशेंट की सबसे पहले चेस्ट फिजियो होगी प्रॉपर, लगभग पोस्ट ऑपरेटिव डे 3 या 4 तक। और इसके अलावा डे 1 पे हम विगरस एंकल टो मूवमेंट्स कराएंगे, और जो पेशेंट की नी है फुल एक्सटेंशन में रखेंगे, और ये हम कर सकते हैं पेशेंट की एंकल के नीचे एक पिलो या फिर रोल टॉवल रख करके। और इसके अलावा हम आइसोमेट्रिक्स कराएंगे हिप की, हैमस्ट्रिंग्स की और क्वाड्रिसेप्स की। और फिर उसके बाद डे 2 और 3 में हम पेशेंट को बेड ट्रांसफर सिखाएंगे, कैसे उसको टर्न होना है, कैसे प्रोन में जाना है, कैसे साइड टू साइड ट्रांसफर करना है। और इसके बाद फिर हम उस पेशेंट को जनरल पैटेलर मोबिलाइजेशन भी दे सकते हैं, और जो हमारी जितनी भी एंकल टो मूवमेंट्स हैं और आइसोमेट्रिक्स हैं, नी में क्वाड की, हेम्स की, और इसके अलावा जो हमारी ग्लूट्स हैं उनकी जो आइसोमेट्रिक्स हैं उनको थोड़ा सा रैपिड और विगरस कर सकते हैं, जिससे कि जो स्ट्रेंथनिंग है वो और ज़्यादा हो। और इसके अलावा हम पेशेंट को VMO एक्सरसाइजेस कराएंगे, जिससे कि जो उसका क्वाड्रिसेप्स लैग या फिर एक्सटेंशन लैग है वो डेवलप ना हो। और हम पेशेंट को हील असिस्टेड SLRs कराएंगे, और फिर उसके बाद हम पेशेंट को सेकेंड डे पे ही एम्बुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो चल सकता है तो हम उसे एम्बुलेट कर देंगे, और वो हम करेंगे वॉकर की हेल्प से प्रॉपर। और सेकेंड डे पर, और उसके बाद सेकेंड डे पर ही हम पेशेंट को वॉकर की हेल्प से एम्बुलेट कर देंगे। अगर पेशेंट चल सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो एम्बुलेशन है वो 3rd डे से स्टार्ट होगा। और अगर पेशेंट का नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है तो हम या तो पार्शियल वेट बेयरिंग रखेंगे, हम टच डाउन वेट बेयरिंग रखेंगे। और अगर पेशेंट का जो सीमेंट है और अगर जो पेशेंट का इम्प्लांट है वो सीमेंटेड है, तो हम जो वेट बेयरिंग है उसे हम वेट बेयरिंग टिल टॉलरेंस रखेंगे। और इस तरीके से हम 2nd और 3rd डे में पेशेंट को एम्बुलेट करते हैं। तो 6 में हम पेशेंट को चेयर ट्रांसफर सिखाएंगे, टॉयलेट ट्रांसफर सिखाएंगे, और फ्रॉम चेयर टू बेड, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। और इसके अलावा हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको पैसिव नी फ्लेक्शंस करने हैं, या आप कैसे कर सकते हो कि हील ड्रैग फ्लेक्शंस। इसमें हम पेशेंट को हील ड्रैग फ्लेक्शंस सिखा सकते हैं सुपाइन लाइन में। और इसके अलावा अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा है तो हम उसे असिस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को बोलेंगे कि उसे अपने पाँव को बेड से लिपटा करके बैठना है दिन में 3 से 4 बार, लगभग 5 मिनट के लिए, जिससे कि जो उसका फ्लेक्शन रेंज है वो इम्प्रूव हो। और इसके अलावा हम पेशेंट को एक्टिव असिस्टेड और एक्टिव एक्सरसाइजेस करने को बोलेंगे, और हम बेड साइड फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाएंगे पेशेंट को, और
एम्बुलेशन करवाएंगे विदाउट अ ब्रेस या फिर किसी भी प्लास्टर के। फिर उसके बाद डे 7 to 11 में हमें पेशेंट की फ्लेक्शन रेंज पे काम करना है, जिससे और जो हमारी फ्लेक्शन रेंज है उसे हम इन दिनों में 90 डिग्रीज तक लेकर के जाते हैं, जिसके लिए हम हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं और बाकी जितनी भी हो सके फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। और इसके अलावा जितनी भी उसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस हैं, आइसोमेट्रिक्स, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस, ये सारी एक्सरसाइजेस को हम कंटिन्यू रखते हैं और एम्बुलेशन कराते हैं बिना ब्रेस या फिर किसी भी पीओपी के। और इसके अलावा हम पेशेंट की स्टेप एंड स्टेयर एक्टिविटीज की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि जो पेशेंट है वो अपनी स्टेयर क्लाइंबिंग एबिलिटी को रीगेन कर पाए। फिर उसके बाद डे 11 से लेकर के और 3rd वीक तक हमको इन्हीं एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करना है, जितनी भी एक्टिविटीज को वापस से रीगेन करने में उसको हेल्प करना है। और फिर उसके बाद 4th वीक से जितनी भी पेशेंट की बची हुई फ्लेक्शन रेंज है उसको वापस से रीगेन करवाते हैं। जो उसकी 90 डिग्रीज तक की रेंज थी वो हमने पेशेंट की 11 डेज से लेकर के 3 वीक्स में बढ़ा दी है। और फिर उसके बाद जो उसकी बाकी बची हुई रेंज है 115 डिग्रीज तक, तो वो हमें एंड ऑफ 6th वीक्स तक उसे अटेन करवानी है। इसके लिए हम उसे स्टैटिक बाइसिकल्स, पेडोसाइकल्स, ये सारी चीज़ें करवाते हैं और पेशेंट को जितना हो सके सेल्फ एम्बुलेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और फिर उसके बाद 6 वीक्स से लेकर के आगे तक हम पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग, रेंज ऑफ मोशन और एंड्योरेंस, इन सारी चीज़ों पर पूरी तरीके से उन्हीं एक्सरसाइजेस को फर्दर और एनहांस और पावरफुल तरीके से करवाते हैं, जिससे कि जो पेशेंट है वो एंड ऑफ 10th वीक तक वापस से अपने जितनी भी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है उनको वापस से कर पाए, वापस से अपनी ऑफिस, स्पोर्ट्स वर्क, जो भी उसका काम है उन सभी को वापस से कर पाए। और इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ये चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं और फिर उसके बाद पेशेंट आपको ब्लेम करता है। तो सबसे पहली बात, कोई भी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी नहीं लगानी है उन पेशेंट्स की जिनकी ऑर्थोप्लास्टी हुई हो, किसी भी तरीके का नी रिप्लेसमेंट हो या फिर कोई भी इम्प्लांट लगा हुआ हो। क्यों? क्योंकि जो इम्प्लांट्स हैं, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ हैं, उनकी करंट और हीट को अपने अंदर एक्यूमुलेट करके जो आसपास के टिश्यूज हैं उनको डैमेज करते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को वीएमओ और क्वाड एक्सरसाइजेस पर ज़्यादा ध्यान देना है और पेशेंट की वीएमओ, वास्टस मीडियालिस ऑब्लिकस, ये जो वास्टस मीडियालिस ऑब्लिकस जो मसल है, इसकी एक्सरसाइजेस पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर इस पर आप ध्यान नहीं दोगे तो जो आपका नी एक्सटेंशन लैग है वो पेशेंट को हो सकता है, जिससे कि जो पेशेंट की नी है वो फुल एक्सटेंशन नहीं जाती और फिर बाद में आपको पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मेरी नी नहीं जा पा रही फुल एक्सटेंशन में। क्यों? क्योंकि जो मसल है वो वीक रह गई है और जब पेशेंट वापस से अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा उसके बाद तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाएगा लाइक कर दो, दोस्तों को दिखाना चाहते हो तो शेयर कर दो, और अगर आप लोगों को इस वीडियो में लगता है कुछ रह गया है तो आप जाकर कमेंट से बता सकते हैं। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप जाकर के अपने कमेंट से बता सकते हैं। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं, अगर आप लोगों को देखनी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली। और अगर आप लोगों को पसंद है जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम, कीपिंग हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।